गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज नया लेसन है और लेसन का नाम भूमि संसाधन और कृषि। ठीक है, भूमि संसाधन और कृषि को पढ़ेंगे आज हम। तो प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए हैं, जिनमें से आपके पृथ्वी जो है, भूमि जो है, उनमें से एक संसाधन है। उसके बाद में हम कृषि को पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि कौन कौन सी, कितने प्रकार की कृषि होती है और कहाँ कहाँ कृषि की जाती है, कितना प्रतिशत क्षेत्र है कृषि का जहाँ कृषि मुख्य रूप से की जाती है। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज हम। तो प्रकृति ने हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपलब्ध, कोई चार्जेस थोड़ी है अपने ऊपर कि आज हम आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं, आपके पास ये संसाधन है तो आपको इसका फीस भरनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो निःशुल्क प्रकृति ने हमें क्या अनेक प्राकृतिक जो संसाधन हैं जो निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं, उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। उनमें से क्या, एक भूमि जो है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है कि भूमि है जहाँ पर हम रह रहे हैं। भूमि नहीं होती तो कहाँ रहते बताओ। तो भूमि है जिस पे हम निवास करते हैं। कृषि योग्य भूमि भी होती है, पहाड़ भी होते हैं, पर्वतीय ढाल भी होते हैं, रेतीले क्षेत्र भी होते हैं, ये सब भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहाँ कृषि होती है। इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या बताया है कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का, जितना भी विश्व का क्षेत्रफल है उसका केवल 11% भाग ही है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। केवल 11% भाग है जहाँ कृषि होती है विश्व में। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण में समानता नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उबड़ खाबड़ भू आकृति, पर्वतीय ढाल, दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि में जनसंख्या कम निवास करती है। देखो, ये जो चीज़ें बताई हैं कि भाई उबड़ खाबड़ भू आकृति, उबड़ खाबड़ पे तो आदमी निवास थोड़ी करेगा, नहीं कर सकता भाई, कम कम रहता है। कहीं ऊपर है, मतलब जैसे पहाड़ी ढालों पर रहते हैं तो वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है, एक तो विरल जनसंख्या निवास करती है वहाँ न के बराबर। पर्वतीय ढाल, ठीक है, दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि में जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भाई स्वामित्व के आधार पर, भाई स्वामित्व के आधार पर मतलब आपका अधिकार के आधार पर दो प्रकार की भूमि को विभाजित किया जाता है, निजी और सामुदायिक भूमि। निजी मतलब पर्टिकुलर एक आपका अधिकार है, इंडिविजुअल अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, एक तो वो हो गया। निजी सामुदायिक भूमि जिस पर मतलब समूह का या पूरे समाज का। सामुदायिक भूमि, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है। भूमि देखो, जनसंख्या जैसे बढ़ती है वैसे वैसे भूमि संसाधन पर दबाव बढ़ता है। भाई भूमि संसाधन तो सीमित है, आप ये थोड़ी कि भूमि को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। जितनी आपके पास भूमि है, आपके पास 5 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा जितनी है वो उतनी फिक्स रहेगी, उसके अलावा आप नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं आप खरीद सकते हो तो भाई 50 के 60 कर लो, 60-70 पर वो इतनी नहीं रहेगी आपके पास, वो बढ़ नहीं सकती। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जैसे बढ़ती है तो भूमि दबाव बढ़ता है। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, इसलिए भूमि के उपयोग में अंतर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय में जिस भूमि पर चारागाह, सामुदायिक वन, औषधीय जड़ी बूटियों के एकत्रित करता रहा है, आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियां, नगरीय क्षेत्र में आवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है। इसे ही हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का प्रकार भी बदल जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले कई अन्य तत्वों से होता है। ये बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया से बनती है। खनिज पदार्थों का ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, मिट्टी को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला रंग के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। दूसरा मिट्टी की प्रकृति के आधार पर। ये याद रखना कि मिट्टी को सामान्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला रंग के आधार पर, जैसे काली, पीली जो भी है। उसके बाद में आपके मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, जैसे दोमट, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि। ठीक है, हम
हमारे राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी व लाल काली मिट्टी मिलती है। नहरी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी की अधिकता होती है। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम कृषि को। धन्यवाद।